नमस्ते। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करने वाले हैं जिसने अचानक से ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला के रख दिया है। देखिए, यूएई का ओपेक यानी ओपेक से बाहर निकलने का कदम कोई छोटी बात नहीं है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी ग्लोबल ऑयल सप्लाई के रूल्स बदल रही हैं। और मजे की बात, ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। इस मास्टर स्ट्रोक को गहराई से समझने के लिए आज हम इस रूपरेखा पर चलेंगे। हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की नींव की, पाकिस्तान के वित्तीय संकट की, सऊदी हस्तक्षेप, ओपेक कार्टेल की समस्या, यूएई का कोटा तोड़ना और आखिर में इस अंतिम पावर शिफ्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक और इसकी नींव। जैसा कि मैंने कहा, ये शिफ्ट अचानक नहीं हुआ। पिछले 5-6 सालों में भारत और यूएई के रिश्ते बहुत गहराई तक गए हैं। ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन, ऊर्जा सुरक्षा समझौते और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार की है। यही वो सॉलिड बेस था जिसने आगे जाकर इस गेम चेंजिंग कदम को संभव बनाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पहला डोमिनो गिरता है, यानी पाकिस्तान का वित्तीय संकट। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 28 फरवरी को ईरान से जुड़ा एक क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होता है और होर्मुज स्ट्रेट में टेंशन बढ़ जाती है। अब इस बीच पाकिस्तान एकदम चुप रहता है और फिर 7 अप्रैल को यूएई एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। यूएई पाकिस्तान से अपना दशकों पुराना कर्ज तुरंत वापस मांग लेता है। और ये कर्ज कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, $3.5 बिलियन। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, उससे रातों रात इतनी बड़ी रकम मांग ली जाए तो क्या होगा? इसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से में, सऊदी अरब की एंट्री और बदलते क्षेत्रीय गठबंधन। अब पैसा तो था नहीं, तो पाकिस्तान मदद के लिए सऊदी अरब के पास भागता है। अपने एक डिफेंस एग्रीमेंट के तहत वो सऊदी में फाइटर जेट्स भेजता है और बदले में 16 अप्रैल को सऊदी अरब उन्हें $3 बिलियन का बेलआउट लोन दे देता है। इसी पैसे से पाकिस्तान किसी तरह यूएई का वो भारी भरकम कर्ज चुका पाता है। लेकिन असली खेल तो इस सेटलमेंट के ठीक बाद शुरू होता है। जैसे ही कर्ज चुकता हुआ, भारत और यूएई के बीच ताबड़तोड़ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स शुरू हो गईं। पहले भारत के विदेश मंत्री और फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएई के राष्ट्रपति से मिलते हैं। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के तुरंत बाद यूएई ओपेक छोड़ने का वो बम फोड़ देता है और इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री का यूएई दौरा भी फिक्स हो जाता है। ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या बंद कमरों के पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक प्लानिंग चल रही थी? जिस परफेक्ट तरीके से एक के बाद एक चीजें हुईं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि ओपेक को तोड़ने की इस स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं भारत का एक अहम रोल जरूर था। अब आते हैं चौथे भाग पर और समझते हैं कि आखिर इस पूरे बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। ओपेक कार्टेल की असल समस्या क्या थी? देखिए, जो लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ओपेक देशों का एक ऐसा गुट है जो मिलकर तय करता है कि मार्केट में कितना तेल जाएगा। इनका सीधा सा फंडा है, सप्लाई को रोक कर रखो ताकि दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूती रहें। और जाहिर है, इस आर्टिफिशियल कंट्रोल का सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसी कंज्यूमर इकोनॉमीज को होता है। और इस कार्टेल का रवैया देखिए, बात 2021 की है जब भारत ने ओपेक से तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। तब सऊदी अरब ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया था कि जाकर अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल कर लो। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत को सऊदी पर निर्भरता कम करने और यूएई जैसे नए पार्टनर्स की तरफ देखने पर मजबूर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, यूएई का कोटा तोड़ना और इन बेड़ियों से आज़ादी। इस कार्टेल से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद यूएई भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन यूएई ही क्यों बगावत कर पाया? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बाकी खाड़ी देशों से बहुत अलग है। आज उनकी 75% अर्थव्यवस्था नॉन ऑयल सेक्टर से आती है। तेल पर उनकी निर्भरता सिर्फ 25% है। इसी गजब के आर्थिक लचीलेपन ने यूएई को सऊदी की लीडरशिप वाले ओपेक को चुनौती देने की ताकत दी। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है। आज उनकी कैपेसिटी 4.85 मिलियन बैरल रोजाना है,
जो 2027 तक 5 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगी। लेकिन कार्टेल के फालतू नियमों ने उन पर बेड़ियों की तरह काम किया और उनका एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ने ही नहीं दिया। इसका असर ये हो रहा था कि हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन 6,60,000 बैरल तेल निकालने की क्षमता एकदम बेकार पड़ी रहती थी। इतना भारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओपेक के कोटा सिस्टम की जिद के कारण धूल खा रहा था। और अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल पावर शिफ्ट, एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत। ओपेक का ये टूटना ग्लोबल मैप को पूरी तरह बदल रहा है। अब तक हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर थे, जहां छोटी सी लड़ाई भी तेल की सप्लाई रोक देती थी। लेकिन अब ओमान के जरिए एक नया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ये एक ऐसा सुरक्षित और डायरेक्ट रास्ता है जो बिना किसी चोक पॉइंट के सीधे भारतीय बाजार तक निर्बाध ऊर्जा पहुंचाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। कार्टेल के इस नियंत्रण के खत्म होने का सीधा मतलब है कि ओपेक का लगभग 15% तेल अब इन बंदिशों से पूरी तरह आज़ाद है। जब इतना तेल मार्केट में खुलेआम आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और ग्लोबल मार्केट में कीमतें अपने आप नीचे आएंगी। इसका फायदा पूरी दुनिया की कंज्यूमर अर्थव्यवस्थाओं को होने वाला है। तो इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अब जबकि ये कार्टेल टूट चुका है और नए सुरक्षित व्यापार गलियारे बन चुके हैं, तो ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाने वाला अगला देश कौन सा होगा? क्या कोई और देश भी यूएई के नक्शे कदम पर चलेगा? जरा सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक शिफ्ट पर हमारी नजर बनी रहेगी।